हेलो सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 का शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। इस पाठ में लेखक ने रक्त और शरीर के बारे में हम लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की है। तो चलिए ज्यादा समय न व्यर्थ करवाते हुए हम उन जानकारियों को एकत्रित करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। यूं तो कहा जाता है, वैसे तो को। अब यहाँ पर हमें बताया गया है अनिल और दिव्या के बारे में। अनिल जो है वो दिव्या का बड़ा भाई है और कहा गया है कि जो दिव्या है वो पहले से ही कमजोर है, लेकिन अब जो है कुछ दिनों से उसे हर समय जो है थकान महसूस हो रही है, उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा है और जो उसकी भूख है वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। रक्त कहा जाता है खून को। अब जो है जब अनिल को पता चला कि जो उसकी बहन है उसको जो है हर समय थकान महसूस हो रही है, उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, उसको जो है भूख भी बहुत कम लग रही है, तो उसे जो है उसकी चिंता हुई और वो उसे हॉस्पिटल ले गया। अब हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने दिव्या को देखा तो उन्होंने कहा कि जो दिव्या है उसके शरीर में लगता है कि खून की कमी हो गई है, लेकिन अपनी बात को जो है प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें जो है थोड़े टेस्ट करवाने पड़ेंगे। और ये कहकर जो है उन्होंने दिव्या को खून की जांच के लिए जो है अपने पास के ही एक कमरे में भेज दिया, जहां पर उसका खून का कोई टेस्ट होना था। अब जब अनिल और दिव्या उस कमरे में गए तो अनिल ने देखा कि वहां पर जो डॉक्टर दीदी बैठी हैं वो जो है अनिल की जान पहचान की ही कोई दीदी हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अब जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को देखा तो उन्होंने अनिल से पूछा कि वो अस्पताल में क्या कर रहा है, यानी वो हॉस्पिटल में क्यों आया है। तो अनिल ने जो है उन डॉक्टर दीदी को सारी बात बता दी कि जो दिव्या है उसके खून की जांच के लिए जो है डॉक्टर ने उनके पास उसे भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। स्लाइड कहा जाता है कांच पट्टिका को और रिपोर्ट होता है कार्य विवरण। अब यहाँ पर जब डॉक्टर दीदी ने सुना कि जो दिव्या है उसकी खून की जांच करनी है तो उन्होंने जो है तुरंत ही दिव्या की उंगली से जो है खून की कुछ बूंदें ली और उसे जो है एक छोटी सी शीशी में डाल दिया और उसके बाद जो है उन्होंने स्लाइड पर जो है उसे लगा दिया ताकि वो देख सकें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और वे अनिल से बोली कि जो ये रिपोर्ट्स आनी है, जो दिव्या का टेस्ट हुआ है उसका जो रिपोर्ट होगी वो कल आएगी, इसलिए अनिल जो है वो कल आकर रिपोर्ट्स ले सकता है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दस्तक होता है दरवाजा खटखटाना, यानी नॉक करना। अब जब दूसरे दिन अनिल जो है दिव्या की रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल गया तो वहां पहुंचते ही जो है जो अनिल है वो सीधे ही डॉक्टर दीदी के कमरे में गया और उसने जो है वहां पर दरवाजा नॉक किया। अब भीतर से जो है आवाज आई कि आ जाओ, लेकिन जब अनिल जो है देख रही है वहां पर जो है स्लाइड पर कुछ जांच कर रही है, यानी जो डॉक्टर दीदी है वो बिजी थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब जो दीदी हैं वो बिजी थी, इसलिए उन्होंने इशारे से ही जो है अनिल को पास की एक कुर्सी में बैठने के लिए इशारा कर दिया और अनिल वहां पर बैठ गया। और जब दीदी का जो काम है, जो वो स्लाइड पर जांच कर रही थी, वो पूरा हो गया तो उन्होंने जो है साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछ दिया। उसके साथ साथ ही वो अनिल से कहती है कि जो दिव्या की रिपोर्ट्स है उसमें पता चला है कि जो दिव्या है उसको एनीमिया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो अगर कुछ दवाइयां लेगी टाइम से तो ठीक हो जाएगी।
आपको बता दें कि जो एनीमिया है वो एक तरह की बीमारी है जो रक्त की कमी से जो है पीड़ित व्यक्ति के शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होने से जो है पीड़ित व्यक्ति के शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है और हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, वो रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक होता है। तो एनीमिया यानी रक्त की कमी, सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। अब जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि जो दिव्या है उसको एनीमिया हो गया है, तो उसके अंदर जो है ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये एनीमिया होता क्या है। तो इसलिए जो है उसने कहा कि वो उनसे जानना चाहता है कि एनीमिया से उनका क्या मतलब है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। द्रव होता है तरल यानी कि लिक्विड, और भानुमति का पिटारा जो है वो एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत तरह की जो वस्तुओं से भरा हुआ पात्र होता है, यानी जिसमें एक ही पात्र में एक ही जो आपका मान लीजिए घड़ा है या कोई चीज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो भरी हुई हो, उसे कहते हैं भानुमति का पिटारा। अब यहाँ पर जो दीदी हैं वो अनिल को रक्त कोशिकाओं के बारे में बताने लगती हैं कि जो रक्त है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि ये जानने से पहले कि एनीमिया क्या होता है, तुम्हें जो है रक्त के बारे में जानना होगा कि आखिर रक्त क्या होता है, यानी खून क्या होता है। फिर वो खून के बारे में बताते हुए कहती है कि जो खून है वो देखने में तो एक रेड लिक्विड की तरह दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें भरी हुई होती है। वो जो है आपको खुली आंखों से नहीं दिख सकती है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, यानी जब आप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। विबाणु जो है वो प्लेटलेट कण को कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है दीदी उसे मोटे तौर पर बताती हैं कि जो रक्त है उसको दो भाग में बांटा जाता है मोटे तौर पर। अब जो एक भाग होता है वो लिक्विड वाला होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो दूसरा भाग है उसमें छोटे बड़े बहुत सारे कण होते हैं, जिसमें कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिनको विबाणु कहा जाता है। और वो जो है सारे जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और विबाणु, यानी ये सारे जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब यहाँ पर जो दीदी हैं वो अनिल को और अच्छे से बताना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो है एक स्लाइड ली और उसको जो है माइक्रोस्कोप के नीचे लगा दिया और उसको फोकस किया, और फिर जो है अनिल से कहा कि वो जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है उस कण को देखें। उसे जो कण दिखाई देंगे वो लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। आश्चर्य होता है हैरानी, और बालूशाही जो है वो मैदे से बनी हुई एक प्रसिद्ध मिठाई होती है, वो जो है बालूशाही कही गई है। अब यहाँ पर जब अनिल ने स्लाइड में देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने देखा कि वहां पर स्लाइड में केवल एक बूंद खून था, लेकिन उसके अंदर उसने बहुत सारे कण देखे थे। उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी, यानी उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बूंद खून में जो है इतने सारे कण हो सकते हैं। और वो जो है डॉक्टर दीदी से कहता है कि उनको देखकर जो है उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जो है उस रक्त कण में छोटी छोटी बालूशाहियां रख दी हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। अवतल होता है बीच से दबा हुआ या गहरा।
अब यहाँ पर जब अनिल कहता है डॉक्टर दीदी से कि उसको जो लाल रक्त कण है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटी छोटी दीदी से कि उसको जो लाल रक्त कण है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो यहाँ पर डॉक्टर दीदी भी जो है अनिल से हामी भरती हैं कि हाँ, जो लाल रक्त कण होते हैं उनकी जो बनावट है वो बालूशाही की तरह ही होती है, वो गोल होते हैं और बीच से दबे हुए होते हैं। लेकिन वो ये भी बताती हैं कि जो रक्त की एक बूंद है उसमें इन लाल रक्त कणों की संख्या जो है वो लाखों में होती है, और अगर 1 मिलीलीटर रक्त लेते हैं हम तो उसमें जो है 40 से 50 लाख कण मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि एक बूंद खून में जो है कितने लाखों जो लाल कण हैं वो मौजूद होते हैं, और इसी के कारण जो है जो लाल रक्त कण हैं उन्हीं के कारण हमें खून भी लाल नजर आता है, क्योंकि उनकी संख्या जो है हमारे खून में बहुत ज्यादा होती है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। अब यहाँ पर दीदी आगे बताती हैं कि जो ये कण हैं, जो ये लाल रक्त कण हैं, ये जो है शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, यानी ये रेस्ट नहीं करते हैं, ये दिन रात हमेशा जो है काम करते रहते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है जब हम सांस लेते हैं तो जो साफ हवा होती है, जो ऑक्सीजन होती है, उसको जो है शरीर के हर एक हिस्से में जो पहुंचाने का काम है, वही जो है इन लाल रक्त कणों का काम है। और इनका जो जीवन काल है, यानी इनकी जो उम्र होती है, वो लगभग जो है 4 महीने बताती हैं डॉक्टर दीदी कि 4 महीने के होते होते जो है ये लाल रक्त कण खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो ये भी क्लियर कर देती है कि एक साथ जो है सारे लाल रक्त खत्म नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे खत्म होते हैं। जैसे कुछ लाल रक्त कण आज खत्म हो गए, कुछ कल खत्म हो गए और कुछ अगले दिन खत्म हो गए। तब तो कुछ ही खत्म हो गए। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मज्जा जो है वो शरीर के अंदर की जो नालीदार हड्डी के अंदर का गुदा होता है उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब डॉक्टर दीदी अनिल को कहती हैं कि जो लाल रक्त कण हैं उनका जीवन काल लगभग केवल 4 महीने का होता है और वो धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, तो जो अनिल है वो ये जिज्ञासा से पूछ उठता है कि फिर तो जो है सारे रक्त कण जो है कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर दीदी जो है फिर मुस्कुरा देती है, फिर कहती है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें जो है नए कण हमेशा बनते रहते हैं। जो आज नष्ट हो गए हैं, जो आज नष्ट हो गए हैं, उनकी जगह पर जो है नए कण ले लेते हैं, और अगले दिन जो कण नष्ट हो जाएंगे उनकी जगह दूसरे कण जो है वो उनका स्थान ले लेते हैं। और डॉक्टर दीदी यहाँ पर ये भी बताती हैं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके बीच में जो है गुदा जो होता है उसमें जो है ये कारखाने होते हैं जिसमें ये कण बनते हैं, यानी इसे जो है कारखाना कहा गया है, क्योंकि कारखाने में नई नई चीजें उत्पन्न की जाती है। कुछ चीजें जो है जहां निर्माण की जाए उसे कारखाना कहेंगे। तो यहाँ पर भी जो है हड्डियों के बीच का जो भाग है, जो नालीदार हड्डी होती है उसके अंदर जो गुदा है, उसको जो है कारखाना कहा गया है, क्योंकि वहीं पर जो है रक्त कण जो है उनका निर्माण कार्य, यानी वहीं पर जो है रक्त कण बनते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। उपयुक्त मात्रा में होते हैं। गोश्त कहा जाता है मांस को। अब यहाँ पर जो है जो कारखाना है उसमें जो है कच्चा माल लगता है। अब कारखाना तो आपको बता दिया है कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं, वो जो नालीदार हड्डियां होती है उसके अंदर जो गुदा होता है उसको जो है कारखाना कहा गया है। लेकिन कारखाने में कोई भी चीज जब बनती है तो उसके लिए कच्चा माल लगता है। तो जो रक्त कण है उनके लिए कच्चा माल क्या है? प्रोटीन, लोह तत्व, विटामिन, ये सारे जो है कच्चे माल कहे गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है, लोह तत्व है, विटामिन है, ये जो
है डॉक्टर दीदी कहती हैं कि ये पौष्टिक आहार होता है जो उससे हमें प्राप्त होते हैं। और पौष्टिक आहार कौन से कहे गए हैं? जैसे हरी सब्जी हो गई, फल, दूध, अंडा, मांस, ये सारे जो चीजें हैं उससे जो है हमें प्रोटीन मिलता है, लोह तत्व मिलता है, विटामिन मिलते हैं। तो ये जो है उपयुक्त मात्रा में पौष्टिक आहार में प्राप्त होते हैं, जो हमें पौष्टिक आहार लेने से मिल जाते हैं और फिर उसको जो है कच्चे माल के रूप में जो गुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। नतीजा होता है परिणाम। अब यहाँ पर जो है एनीमिया को दीदी और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं कि अगर जो है कोई व्यक्ति जो है ये उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, यानी जो ये पौष्टिक आहार है उसको नहीं लेता है, तो जो उसके जो कारखाने हैं यानी जो हड्डियों के अंदर गुदा है, उनको जो है उनकी नीड के अनुसार जो है कच्चा माल नहीं मिल पाता है, यानी उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा, लोह तत्व नहीं मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेंगे। तो वो जो है उसका परिणाम क्या होता है? उसके परिणाम अनुसार जो है वो रक्त कण नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनको जो है कच्चा माल मिला ही नहीं, यानी प्रोटीन्स नहीं मिले। तो वो जो है जब रक्त कण नहीं बना पाएंगे तो रक्त में जो है इनकी कमी हो जाती है, क्योंकि तो सारे कण मरते जाएंगे, यानी वो नष्ट होते जाएंगे। तो जब रक्त कण नहीं बन पा रहे होंगे तो उनके जो नष्ट हो गए कण हैं उनकी जगह पर कोई कण स्थान नहीं ले पाएगा, तो कमी जो है वो हो जाती है। तो इन्हीं जो लाल रक्त कण है, जब इनकी कमी हो जाती है तब जो है एनीमिया कहा जाता है, यानी लाल रक्त कण की कमी से एनीमिया होता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। अब यहाँ पर जब अनिल को पता चला कि जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो हमारे अंदर एनीमिया नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे कारखाने हैं उनमें जो है कच्चा माल आवश्यकता के अनुसार उन्हें मिलेगा, तो एनीमिया नहीं होगा। तो वो जो है फिर से सवाल कर बैठता है कि अगर हम ये संतुलित आहार ले लें तो केवल ये संतुलित आहार लेने से ही हम ये संतुलित आहार ले लें तो केवल ये संतुलित आहार लेने से ही हम एनीमिया से बच सकते हैं। तो दीदी कहती है कि ऐसा कहा जा सकता है काफी हद तक, क्योंकि जो एनीमिया है वो होता तो बहुत सारे कारणों से है, लेकिन हमारे देश में ये मैक्सिमम जो है पौष्टिक आहार की कमी से ही होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। दूषित होता है गंदा। तो यहाँ पर दीदी अब आगे बताती हैं, जो एनीमिया है वो केवल पौष्टिक आहार से ही नहीं होता है, इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारे पेट में कीड़ों का हो जाना। अब ये कीड़े हमारे पेट में कैसे हो जाते हैं, इसमें दीदी बताती हैं कि जो एक कीड़े हैं वो मैक्सिमम जो है गंदा पानी पी जब हम उसे खा लेते हैं तो ये कीड़े उसके साथ जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे बचने के लिए भी दीदी कहती है कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं वो पूरी सफाई से बनाया गया हो, उसमें गंदे पानी का यूज ना हुआ हो, या फिर वो बहुत समय तक जो है बिना ढके कहीं बाहर ना रखा हुआ हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिसके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अब डॉक्टर दीदी जो है अनिल को बताती हैं कि जो हम खाना खाते हैं उससे पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और हमेशा हमें जो है साफ पानी ही पीना चाहिए। अब दीदी एक और बात बताती हैं अनिल को कि एक किस्म के कीड़े और भी होते हैं जिनके अंडे जो हैं वो जमीन के ऊपरी सतह पर होते हैं, यानी वो जमीन के ऊपर ही होते हैं, जो हमारे कांटेक्ट में आसानी से आ जाते हैं। अब जो ये कीड़े होते हैं उनके जो अंडे हैं
उससे उत्पन्न जो लार्वा होता है वो हमारे त्वचा के रास्ते जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और जब वो हमारे शरीर में जाता है तो वो जो है हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। अब उनसे बचने का उपाय भी दीदी बताती हैं। उससे बचने का उपाय क्या है कि हमें जो शौच है वो शौचालय में ही करना चाहिए। यानी जब भी हमें नेचर कॉल आती है तो हमें जो है बाहर कहीं पर भी जो है नहीं करना चाहिए, हमें वॉशरूम का ही यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो कीटाणु है वो इधर उधर नहीं होंगे, और हम जो है शौचालय का प्रयोग जब करते हैं तो वहां पर भी सफाई रखनी चाहिए। और जब हम इधर उधर चलते हैं, कहीं घर में इधर उधर जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बिना स्लीपर्स के ही इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। अगर हम नंगे पैर नहीं घूमेंगे तो जो वो लार्वा है वो हमारी त्वचा के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब वो हमारे त्वचा के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका जो है हमारे शरीर में प्रवेश करना असंभव होगा। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? बिंबाणु मैंने आपको पहले भी कहा, बिंबाणु होता है प्लेटलेट कण। अब यहाँ पर जो अनिल है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो दीदी से कहता है कि आपने मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपने मुझे बताई हैं। लेकिन फिर वो कुछ सोचने लगता है। उसे याद आता है कि जो दीदी हैं उन्होंने कहा था कि जो रक्त है उसमें सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। तो लाल रक्त कण के बारे में तो उसे पता चल गया, रक्त कण के बारे में तो उसे पता चल गया, लेकिन वो जानना चाहता था कि जो शरीर में रक्त में जो सफेद कण होते हैं और जो बिंबाणु होते हैं उनका शरीर में क्या काम होता है। क्योंकि लाल रक्त कण का काम उसे पता चल गया था कि वो जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जो है पूरी जगह पर, पूरे एक एक हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। धावा बोलने का अर्थ होता है हल्ला बोलना या हमला करना। अब यहाँ पर दीदी जो है सफेद रक्त कण के बारे में बता रही हैं कि जो सफेद कण होते हैं वो जो है हमारे शरीर के सिपाही हैं, ये हम सोच सकते हैं। क्योंकि जब भी जो है हमारे शरीर में कुछ कीटाणु जो है वो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो जो सफेद रक्त कण है वही जो है डट कर मुकाबला करते हैं उनसे। यानी संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो सफेद रक्त कण है वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाल से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब सफेद रक्त कण के बारे में तो अनिल को बता दिया गया था कि जो सफेद रक्त कण है वो सिपाही की तरह काम करते हैं हमारे शरीर में। लेकिन जो बिंबाणु होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो जो खून के थक्के जमाते हैं, यानी जो खून को जमने की जो क्रिया होती है उसमें मदद करते हैं बिंबाणु। क्योंकि जो हमारा रक्त होता है उसका जो तरल भाग, जो प्लाज्मा हम जिसे कहते हैं, उसमें जो है एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो हमारी वाहिकाएं हैं रक्त की, यानी जो हमारे नसें हैं, वो जब कट जाती हैं, जब हमें चोट लगती है तो वहां पर जो है वो मकड़ी के जाले की तरह जो है जाला बुन देती है वो प्रोटीन, और जो बिंबाणु है वो उस जाले में चिपक जाते हैं। क्योंकि जाला बुनने के बाद तो खून नहीं रुकेगा, लेकिन जब बिंबाणु उस जाल में चिपक जाते हैं तो वो जो है उस दीवार में जो है दरार का जो आई है उस दीवार में उसको भर देते हैं। यानी जो हमें चोट लगी है वहां पर जो है बिंबाणु दीवार का काम करते हैं और खून को जो है बाहर निकलने से रोकते हैं, यानी वो खून को जो है जमा देते हैं। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। घाव होता है जख्म, यानी चोट।
अब जो अनिल है वो कहता है दीदी से कि जो जख्म होता है अगर वो गहरा होता है, यानी जो हमें चोट लगी है, अगर छोटी मोटी चोट लगी है तब तो खून जम जाता है, रुक जाता है बाहर आना। लेकिन अनिल कहता है कि जब हमारा जो जख्म है, जो चोट है वो गहरी होती है, तब तो खून नहीं रुकता है, यानी खून तो बहता चला जाता है। तो इस पर दीदी जो है वो अनिल से कहती है कि हाँ, ऐसा कुछ समय होता है जब किसी को गहरी चोट लगी है, तो उसके लिए जो है उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तब जो है हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो खून है वो अपने आप ही रुक जाएगा। हमें जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत होती है तो हो सकता है कि खून को रोकने के लिए जो है टांके भी लगाने पड़ जाएं। लेकिन जब तक जो है डॉक्टर तक पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि खून को बहने दिया जाए। हमें जो है चोट के स्थान पर जो है एक साफ कपड़ा जो है वो बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। लाभप्रद होता है लाभदायक। अब दीदी जो है वो अनिल को समझाती हैं कि जो साफ कपड़ा है उसको बांधने से क्या होता है, क्योंकि जब दबाव पड़ता है तो जो खून है वो बहना काफी हद तक कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए जिसको चोट लगी है उसके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद हो जाता है। लेकिन अगर जो है जो खून है वो बहुत ज्यादा बह गया है, तब डॉक्टर दीदी कहती हैं कि तब उस व्यक्ति को जो है दूसरा खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अब जब अनिल को पता चलता है कि जब अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा खून बह जाता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसे दूसरा खून चढ़ाया जाता है। से पूछता है कि अगर उस व्यक्ति का खून ज्यादा बह गया तो क्या उसे किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है? तो उसको समझाते हुए दीदी कहती हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून होता है वो सबका एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुण होते हैं जिनके आधार पर जो है खून को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। आपको भी पता होगा, जैसे जैसे ए बी और ओ। तो इनके जो ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, इनमें जो है रक्त को बांटा गया है, खून को बांटा गया है। लेकिन जो जरूरतमंद व्यक्ति होता है जिसको खून की जरूरत होती है, सबसे पहले जो डॉक्टर है वो उसका जो ब्लड ग्रुप है उसकी जांच करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तब जो है उसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड जो है वो उसे चढ़ाया जाता है। किसी दूसरे के ब्लड ग्रुप को नहीं चढ़ाया जा सकता है। सिर्फ जो है ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो जो है सभी को अपना खून दे सकते हैं, उनका खून जो है किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन जरूरत किस में यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। आपात स्थिति होती है अचानक आई हुई संकट की स्थिति या इमरजेंसी। अब जो है जो अनिल है वो कहता है कि हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाए कभी कि जिसे जरूरत है खून की, उसका जो ब्लड ग्रुप है उसके साथ मैच करने वाला ब्लड ग्रुप जो है कहीं भी जो है किसी व्यक्ति का नहीं मिल पा रहा हो, तब हम क्या कर सकते हैं? तो जो डॉक्टर दीदी हैं वो कहती हैं कि ऐसी इमरजेंसी के लिए ही जो है हर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। उनमें जो है हर प्रकार का जो ब्लड है उनको जो है तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल को ये भी बताती हैं कि भले ही हर बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो है ब्लड बैंक्स बने हुए होते हैं, उसमें जो है ब्लड हमेशा तैयार रखा जाता है, लेकिन उसमें जो है वो ब्लड हमेशा तैयार रहे, वो ब्लड बैंक जो है वो कभी खाली ना हो, उसके लिए क्या आवश्यक है कि जो हम लोग हैं वो समय समय पर जो है रक्तदान करते रहें, यानी ब्लड डोनेट करते रहें, ताकि जो ब्लड बैंक है उसके जो भंडार हैं वो बने रहें और जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको जो है कभी भी कहीं भी जो है ब्लड की जरूरत हो तो वो वहां से ले सकें। अब जो अनिल है वो पूछता है कि क्या वह भी जो है ब्लड डोनेट कर सकता है? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 30 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है।
अब यहाँ पर डॉक्टर दीदी अनिल से कहती हैं कि नहीं, अभी वो छोटा है, क्योंकि जो ब्लड डोनेट है वो 18 साल से जो अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं वही कर पाते हैं, उसके उम्र के व्यक्ति होते हैं वही कर पाते हैं। उसके लिए भी वो स्वस्थ होने चाहिए, उन्हें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तभी वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और उनसे जो है एक समय में 30 मिलीलीटर जो ब्लड है वही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। निराधार होता है बिना आधार के, जिसका कोई बेस ना हो। अब यहाँ पर दीदी जो है वो अनिल को समझाते हुए कहती हैं कि मैक्सिमम ये समझा जाता है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको जो है कमजोरी हो जाती है, यानी ब्लड डोनेट करने से आपको कमजोरी हो जाएगी, ये जो है प्राय समझा जाता है। लेकिन दीदी कहती है कि ये जो है बिल्कुल बेकार बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो इतना ब्लड जो है, यानी जो 30 मिलीलीटर ब्लड है वो कुछ ही दिनों में बना लेता है वापस। और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यहाँ पर देखिए, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि आपके शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अब 5 लीटर खून में से आप अगर 30 मिलीलीटर खून जो है वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देते हैं, वो 30 मिलीलीटर खून जो है उस जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। यानी ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपने किसी की जान बचाई है। तो ये जो है दीदी अनिल को समझा रही थी। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अब यहाँ पर जो अनिल है वो जब दीदी की बात सुनता है तो वो कहता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा, यानी 18 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो जाएगी, तो वो से जो है रक्तदान करेगा, यानी ब्लड डोनेट करेगा। ये सुनकर जो डॉक्टर दीदी हैं वो बहुत खुश हो जाती है और अनिल को शाबाशी देती हैं कि वो बहुत अच्छा सोच रहा है, यानी उसकी सोच बहुत ज्यादा अच्छी है। अब इस पाठ में जो है आपने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना कि खून कैसा होता है, खून में क्या क्या कण होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, और जो एनीमिया है वो किस वजह से होता है, और हम एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पाठ से मिली जानकारी को आप अपने जीवन में भी रेगुलर रूप से फॉलो करेंगे। यानी आप हमेशा हाथ धोएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, साफ पानी पिएंगे, और आपके शरीर में एनीमिया ना हो उससे बचने के लिए आप हमेशा पौष्टिक आहार लेंगे और बाहर का जो जंक फूड होता है उसको अवॉइड करेंगे। तो इसी तरह से हिंदी के दूसरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए और इम्पोर्टेंट चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो भी जान सकते हैं।